नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे भारत पाक तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बड़े बयान की। भारत के साथ युद्ध में बैकफुट पर आए पाकिस्तान की। देखेंगे सेना के सम्मान में कांग्रेस के बड़े कदम को, महाराष्ट्र की सियासत से आई बड़ी खबर को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे जस्टिस वर्मा को लेकर सामने आए बड़े अपडेट को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक, रणनीति और सैन्य तैयारियों पर हुई चर्चा। गोलीबारी के बीच जम्मू पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, हालातों का लिया जायजा, पीड़ित परिवारों को दिलाया भरोसा, कहा मुश्किल समय में मजबूती से खड़े हैं। उपराज्यपाल भी पहुंचे उरी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया आईपीएल। सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार आई संघ प्रमुख मोहन भागवत की प्रतिक्रिया, कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक। आईसीएआई का बड़ा ऐलान, भारत पाक संकट के चलते सीए परीक्षाएं स्थगित। 9 मई से 14 मई के बीच होने वाली थी सीए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है, बल्कि संकट की घड़ी में ट्रंप सरकार की नीयत भी साफ कर दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने साफ कहा कि भारत पाक के बीच तनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान के बीच का मामला अमेरिका का नहीं है और वो इसमें सीधे तौर पर दखल नहीं देगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों पर लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और भारत उनकी कड़ी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। यानी दोनों देशों में तनाव चरम पर है और ऐसे हालातों में अमेरिका, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी, उसकी तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया। हालांकि भारत पाक के बीच तनाव में अभी तक अमेरिका दूसरे देशों की तरह पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर रहा था और न्यूट्रल होकर भारत का समर्थन भी दे रहा था। लेकिन अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान ने वैश्विक चिंता को और बढ़ा दिया। दरअसल फोकस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों को थोड़ा शांत होने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, लेकिन हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे। मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है और इसका अमेरिका के इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं, इसलिए अमेरिका इसमें सीधे तौर पर दखल नहीं देगा। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा, आप जानते हैं कि अमेरिका भारतीयों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता, हम पाकिस्तानियों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते, इसलिए हम कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी आशा और उपेक्षा है कि ये एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध या भगवान न करे परमाणु संघर्ष में न बदल जाए। हम इन चीजों को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान के शांत दिमागों का काम ये सुनिश्चित करना है कि ये परमाणु युद्ध न बन जाए और अगर ऐसा होता है तो ये विनाशकारी होगा, लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। भारत ने न केवल पाकिस्तान की जल आपूर्ति को प्रभावित किया, बल्कि एक के बाद एक कई एक्शन भी लिए हैं और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव और गहरा होता दिखाई दे रहा है। इधर पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध के सिर्फ 2 दिनों में ही घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को भारत के साथ पंगा लेकर भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। वहाँ शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और अब इस बीच खबर सामने आई है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कर्ज मांगा है। तो कैसे बैकफुट पर आया पाकिस्तान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के साथ युद्ध पाकिस्तान को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की 2 दिन के युद्ध में ही आर्थिक हालत खस्ती हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान ने कर्ज की गुहार लगाई है। दरअसल पाकिस्तान सरकार के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक अहम ट्वीट किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वर्ल्ड बैंक से तत्काल कर्ज मांगा गया है। सरकारी ट्वीट में कहा गया, पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन द्वारा भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से और अधिक ऋण की अपील की है। बढ़ते युद्ध और शेयरों में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद का आग्रह करते हैं। राष्ट्र से दृढ़ रहने का आग्रह भी किया गया। पाकिस्तान की इस मांग की बात दुनिया भर में थू-थू होने लगी है। हालांकि पाकिस्तान ने ये कहकर इस बयान से पलटी मार ली कि उनका आर्थिक मामलों के मंत्रालय का एक्स अकाउंट हैक हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से भी ये सफाई दी गई कि इस ट्वीट से हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन अब चारों तरफ पाकिस्तान के बैकफुट पर आने की खबर फैल गई है। बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच 7 मई के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर रॉकेट और ड्रोन दागे जा रहे हैं।
जिसके चलते पहले ही पाकिस्तान के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन के साथ उसका शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो रहा है और गुरुवार को तो ऐसा हुआ कि गिरावट की वजह से पाकिस्तान को अपनी एक्सचेंज की वजह से ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जहां कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर नजर आए। तो कहां हुई कांग्रेस की तिरंगा यात्रा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इस बीच कांग्रेस ने देश भर में सेना के पराक्रम और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित की गई। उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक और बेंगलुरु, रांची और रायपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। दरअसल पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाली भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कांग्रेस ने खुशी जताई और इसी कड़ी में देश की सीमाओं पर रात दिन जुटे रहने वाली सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में ये बड़ा कदम उठाया गया। बता दें, इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को सचिवालय में इंदिरा गांधी की प्रतिमा तक आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकता रैली में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के वक्त अलग सोच रखते हैं, लेकिन ऐसे समय में हम एकजुट हैं। वहीं बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जय हिंद यात्रा का आयोजन किया। इस तरह भारत पाक के बीच इस तनाव में कांग्रेस सरकार का खूब समर्थन कर रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार सरकार के समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात कह रहे हैं। इस सब के इधर महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब अजित पवार के साथ आने के सवाल पर चाचा शरद पवार ने एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि चाचा भतीजे के दो धड़े फिर से एक साथ आने वाले हैं। तो क्या है शरद पवार का बयान जिसने महाराष्ट्र की सियासत में ला दिया है भूचाल? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता है? इसके संकेत महाराष्ट्र और देश की राजनीति के बेहद तजुर्बेकार नेता शरद पवार ने दे दिए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी एनसीपी-एसपी के अध्यक्ष शरद पवार के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के साथ दोबारा आने वाले? दरअसल शरद पवार ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि अगर दोनों एनसीपी गुट एक साथ आ जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अंतिम फैसला अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेना होगा। इतना ही नहीं, शरद पवार ने आगे कहा, सुप्रिया सुले और अजित पवार को मिलकर इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। दोनों पक्षों की विचारधारा एक जैसी ही है। मैं इन तमाम प्रक्रियाओं से खुद को बाहर मानता हूँ। बस शरद पवार का इतना ही कहना था कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया और चर्चा होने लगी कि जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दो धड़े फिर से साथ आने वाले हैं। हालांकि दोनों धड़ों के बीच इन अटकलों को इस वजह से भी ताकत मिली क्योंकि पिछले 2 महीनों में शरद पवार और अजित पवार के बीच मुलाकात 3-4 बार हो चुकी है। इधर महाराष्ट्र की महायुति सरकार में भी तनातनी की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। ऐसे में शरद पवार के बयान और चाचा भतीजों के बीच मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी शरद पवार ने एक बयान में कहा था कि हमारी पार्टी में कुछ नेता मानते हैं कि अगर उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास के काम करने हैं तो उन्हें अजित पवार की पार्टी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। खैर, एक बार फिर इसी चर्चा को जोर मिल गया है कि अजित पवार और शरद पवार एक साथ आने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों पार्टियों का अगला कदम क्या होता है। बताते चले, जुलाई 2023 में एनसीपी में फूट पड़ गई थी। अजित पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया और कई विधायकों के साथ शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और इस सरकार में अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए गए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के यशकांड में एक अहम मोड़ आ गया है। जस्टिस वर्मा ने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि सीजीआई ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और पीएम को पास भेज दी है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश कांड में आरोप साबित होने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने रिपोर्ट आने के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा था। हालांकि अब जस्टिस वर्मा के इनकार के बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने जांच पैनल की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को भेज दी है। अब वर्मा पर महाभियोग की कार्रवाई हो सकती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस के निर्देश पर 3 सदस्यों वाले इन हाउस पैनल ने यशवंत वर्मा के घर नोटों की गड्डियां मिलने के मामले में जांच की थी। 4 मई को जांच की रिपोर्ट सीजीआई को सौंपी गई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा से 2 दिन में जवाब देने को कहा था। जस्टिस वर्मा से कहा गया था कि वो इस्तीफा देने पर विचार करें, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस ने ये मामले से अवगत कराया है, उससे लगता है कि जस्टिस वर्मा ने त्याग देने से मना कर दिया है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जा चुके जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक निवास पर 14 मार्च की रात आग लगी थी।
इसके बाद वहां कथित तौर पर बड़ी मात्रा में जला हुआ कैश बरामद हुआ था। मामले में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने घटना के वीडियो समेत सभी उपलब्ध तथ्य सार्वजनिक कर दिए थे। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 22 मार्च को मामले के आगे की जांच के लिए 3 जजों की जांच कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के सदस्य थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस CS संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन। ऐसे में कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से चर्चा के बाद ये कदम उठाया है, जिसके बाद अब उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई होने की संभावना पूरी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।